हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, अभी हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास ग्रहदाह का 5वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। 10-12 दिन बीत गए। केदार बाबू का रवैया देखकर लगता इतनी स्फूर्ति शायद उनमें जवानी में भी न थी। आज सांझ से पहले सिनेमा देखकर लौटते हुए गोल दीघी के आसपास हठात गाड़ी से उतर पड़ने को तैयार होकर बोले, सुरेश, मैं यहाँ से समाज चला जाऊंगा पैदल। तुम लोग घर जाओ बेटे। और हाथ की छड़ी को घुमाते हुए वे तेजी से चले गए। सुरेश ने कहा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत आजकल खूब अच्छी है लगता है। अचला उधर को ही ताक रही थी, बोली, जी हाँ, आपकी कृपा से। गाड़ी मोड़ पर मुड़ी और वे ओझल हो गए। सुरेश ने अचला के दाएं हाथ को अपनी छाती पर खींचकर कहा, तुम्हें पता है, इस बात का मुझे दुख होता है। क्या इसीलिए तुम बार बार कहा करती हो? अचला जरा फीका हंसकर बोली, कहीं इतनी बड़ी दया भूल जाऊं, इसीलिए बार बार याद करती हूँ। आपको दुखाने के लिए नहीं कहती। उसकी हथेली को जरा सा दबाकर सुरेश ने कहा, इसलिए मुझे चोट ज्यादा लगती है। अचला ने पूछा, क्यों? सुरेश बोला, मैं खूब समझता हूँ कि सिर्फ इस दया को स्मरण करके ही तुम मन में बल पाती हो। इसके सिवा तुम्हारा और कोई भी संबल नहीं। सच है या नहीं? अचला ने कहा, अगर ना कहूँ? सुरेश बोला, इच्छा ना हो तो मत कहो, लेकिन मुझको कभी तुम नहीं कह सकोगी। अचला का मुख मलिन हो गया। सिर झुकाए धीरे धीरे बोली, कभी कहना पड़ेगा, यह तो आप जानते हैं। उसके उदास मुखड़े को देखकर सुरेश ने निःश्वास फेंका, मगर जब यही होना है तो 2 दिन पहले कहने में ही कौन सा गुनाह है? अचला ने उत्तर नहीं दिया। अनमनी सी रास्ते की तरफ देखती रही। मिनट भर चुप रहकर सुरेश अचानक बोल उठा, मुझे लगता है महिम को सब मालूम हो गया है। चौंक कर अचला ने मुंह फेरा। उसका एक हाथ अब तक सुरेश के हाथ में ही था। उसे खींचकर पूछा, आपने कैसे जाना? उसकी आकुल आवाज सुरेश के कानों में खट से लगी। बोला, नहीं तो अब तक वह जरूर आता। 15-16 दिन हो गए ना? अचला ने सिर हिलाकर कहा, आज को मिलाकर 19 दिन हुए। अच्छा, पिताजी ने क्या उन्हें कोई पत्र लिखा है? मालूम है आपको? सुरेश ने संक्षेप में कहा, नहीं, नहीं मालूम। अचला बोली, वे घर से लौटे या नहीं जानते हैं? सुरेश ने कहा, नहीं, यह भी नहीं जानता। अचला ने फिर गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा, तो फिर खत लिखकर उन्हें सब बताना पिताजी के लिए उचित है। किसी दिन अचानक आकर हाजिर न हो जाएं। फिर कुछ देर के लिए दोनों नीरव हो रहे। सुरेश ने फिर एक बार उसके शिथिल हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे कहा, मुझे सबसे बड़ा डर इस बात का लगता है अचला, जब मैं सोचता हूँ कि तुम कभी मुझे श्रद्धा तक नहीं कर सकोगी। मुझे सदा यही लगेगा कि रुपयों के बल पर मैं तुम्हें छीन लाया हूँ। दोष यही हुआ। अचला ने इधर झट से मुंह फेर कर बाधा देते हुए कहा, आप ऐसी बातें ना कहें। आपको मैं दोष नहीं दे सकती। जरा रुककर बोली, रुपए का जोर संसार में हर जगह है, यह तो जानी हुई बात है। मगर वह जोर आपने तो नहीं लगाया। पिताजी चाहे ना जाने, पर सब कुछ जानते हुए मैं अगर आप पर अश्रद्धा करूं तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। सुरेश की सदा की फितरत है, जरा सी बात पर ही वह विगलित हो उठता। अचला के इस छोटे से प्यारे वाक्य पर उसकी आंखों में पानी भर आया।
उस पानी को अचला के हाथ से पोंछकर उसने कहा, यह ना सोचो कि इस अपराध, इस अन्याय का परिणाम मैं नहीं समझ सकता हूँ, मगर मैं दुर्बल हूँ, बहुत ही दुर्बल। यह चोट महिम सह लेगा, मेरा कलेजा मगर टूक-टूक हो जाएगा। कहते हुए मानो किसी जोर के धक्के को संभाल लिया। इस तरह से बोला, तुम मेरी नहीं और किसी की हो, यह बात मैं सोच ही नहीं सकता। तुम्हें नहीं पाऊंगा, यह सोचते ही मेरे पाँव के नीचे की जमीन तक खिसकने लगती है। रास्ते पर गैस की बत्तियां जलाई जा रही थी। उनकी गली में गाड़ी के घुसते ही सुरेश के चेहरे पर रोशनी पड़ी और उसकी छलछलाती आंखें अचला को दिखाई पड़ गई। क्षणिक दयावश वह वहीं कर बैठी जो कभी नहीं किया, सामने झुककर अपने हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मैं पिताजी की बात से कभी बाहर नहीं, मुझे तो उन्होंने तुम्हारे ही हाथों सौंपा है। अचला के उस हाथ को अपने होठों पर ले जाकर बार बार चूमते हुए सुरेश कहने लगा, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है अचला, इससे ज्यादा नहीं चाहता, लेकिन इतने से मुझे वंचित ना करो। गाड़ी घर के सामने खड़ी हुई। साइज दरवाजा खोलकर हट गया। सुरेश उतरा और उसने जतन से हाथ पकड़कर अचला को उतारा तथा एक साथ दोनों ने देखा, ठीक सामने महिम खड़ा है। नजर पड़ते ही पल में दोनों मानो पत्थर हो गए। दूसरे ही क्षण अचला ने अव्यक्त आर्त स्वर में न जाने क्या एक शब्द कहकर जोर से अपना हाथ खींच लिया और पीछे हट गई। विस्मय से महिम हतबुद्धि हो गया। बोला, सुरेश तुम यहाँ? पहले तो सुरेश के मुंह से बात ना फूटी। उसके बाद बिल्कुल फक पड़े चेहरे पर सूखी हंसी खींचकर बोला, वाह महिम, उसके बाद से लापता? बात क्या है? कब आए? चलो चलो ऊपर चलो। कहकर पास जाकर अचला का हाथ हिलाकर कहा, मगर आपके पिताजी ने यह खूब किया। अपने तो गए समाज और पहुंचाने का भार पड़ा इस गरीब पर। खैर अच्छा ही हुआ, नहीं तो महिम से शायद भेंट ही ना होती। घर में इतने दिन कर क्या रहे थे कहो तो? महिम ने कहा, काम था। मारे अचरज के उसे अचला को नमस्ते करने की भी सुध न रही। उसे जरा धक्का सा देकर सुरेश बोला, जो भी हो, आदमी खूब हो तुम। हम लोग तो डर से कातर थे, चिट्ठी भी देते ना बना। खड़े क्यों रहे? ऊपर चलो। कहकर उसे जबरदस्ती ढकेल कर ही ऊपर ले गया। लेकिन जब वे बैठक में जाकर बैठे तो अचानक उसकी अस्वाभाविक प्रगल्भता एक बारगी थम गई। गैस की तेज रोशनी में उसका चेहरा स्याह हो उठा। 2-3 मिनट कोई कुछ ना बोला। महिम ने सूनी आंखों एक बार अपने दोस्त और एक बार अचला को देखकर सूखे स्वर में पूछा, सब ठीक तो है? अचला ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, बोली नहीं। महिम बोला, मैं तो बेहद हैरान हूँ, मगर सुरेश से तुम लोगों का परिचय कैसे हुआ? अचला सिर उठाकर मरी सी होकर बोली, इन्होंने पिताजी के 4,000 का कर्जा अदा कर दिया है। उसका मुंह देखकर महिम के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, उसके बाद? इसके बाद तुम पिताजी से पूछना, कहकर अचला तेजी से अंदर चली गई। महिम कुछ देर बैठा रहा और अंत में मित्र से बोला, माजरा क्या है सुरेश? सुरेश ने उद्धत भाव से जवाब दिया, तुम्हारी तरह रुपया ही मेरी जान नहीं है। भले आदमी आड़े वक्त में मदद मांगते हैं तो मैं देता हूँ, बस इतना ही। वे चुका ना सकें तो आशा है वह मेरा दोष नहीं। इतने पर भी अगर मुझे ही दोषी ठहराओ तो 1000 बार ठहरा सकते हो, मुझे आपत्ति नहीं। मित्र की यह भी सिर पैर की सफाई और उसके कहने के ऐसे अनोखे ढंग से महिम वास्तव में मूढ़ होकर देखता रहा और अंत में कहा, एकाएक मैं तुम्हें ही क्यों दोषी बनाऊंगा? इसका कोई मतलब मेरी समझ में नहीं आया सुरेश।
कृपा करके जब तक खोल कर ना कहो तो कैसे समझ सकता हूँ? सुरेश ने उसी रुखाई से कहा। खोल कर क्या बताऊं? बताने को है ही क्या? महिम ने कहा। है, मैं जिस दिन घर जा रहा था तब तुम इन लोगों को पहचानते ना थे। इसी बीच ऐसी घनिष्ठता कैसे हो गई? और एक ब्रह्म परिवार की मुसीबत में 4-4 हजार रुपए देने की यह उदारता ही मन में कैसे आई? इतना ही मुझे समझा दो तो मैं कृतार्थ हूँ। सुरेश ने कहा। सो हो सकता है, लेकिन मुझे अभी बात करने का समय नहीं है। मैं अभी चलता हूँ। इसके सिवा केदार बाबू से ही पूछ लेना ना। कहने के लिए तो वे बैठे ही हुए हैं। ठीक है, कहकर महिम उठ खड़ा हुआ। सुनने का बड़ा कौतूहल था, फिर भी उनके इंतजार में बैठने का अभी समय नहीं है। मैं जाता हूँ। सुरेश फिर बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। बाहर आकर महिम को नजर आया, सामने की रेलिंग पकड़कर उसी तरफ देखती हुई अंधेरे में अचला खड़ी है, लेकिन करीब आते या बात करने की उसने कोई कोशिश नहीं की। यह देखकर वह भी सीढ़ी से नीचे उतर गया। महिम कुछ जरूरी दवाएं खरीदने के लिए कलकत्ते आया था, लिहाजा रात की ही गाड़ी से लौट गया। सुरेश ने खोज पूछ से जाना कि महिम उसके घर नहीं पहुंचा। 4 एक दिन बाद केदार बाबू की बैठक में बैठकर यही चर्चा शायद हो रही थी। केदार बाबू को बायोस्कोप का नया नशा सवार हुआ था। तय था कि आज भी चाय पीकर वे लोग निकलेंगे। सुरेश की गाड़ी बाहर खड़ी थी। ऐसे समय किसी बुरे ग्रह की तरह अकस्मात महिम आकर दरवाजे के पास खड़ा हुआ। सबने नजर उठाकर देखा और सबके चेहरे पर परिवर्तन सा दिखाई दिया। केदार बाबू ने विरस मुख से जबरदस्ती जरा हंसकर अगवानी की। आओ महिम, खबर सब ठीक है? नमस्कार करके महिम अंदर आकर बैठा। घर में इतनी देर होने का कारण पूछे जाने पर उसने सिर्फ यह कहा कि जरूरी काम था। सुरेश ने मेज पर से उस दिन का अखबार उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया और अचला बगल की चौकी पर से सिलाई उठाकर उसमें लग गई। इसलिए बात सिर्फ केदार बाबू से होने लगी। अचानक बीच में 1 मिनट के लिए अचला उठकर बाहर गई और तुरंत अंदर आ गई। जरा ही देर बाद सिर के ऊपर का पंखा खींचा जाने लगा। अचानक हवा जो लगी सो खुश होकर केदार बाबू बोल उठे। गनीमत है, इतनी देर में कमबख्त पंखे वाले की कृपा तो हुई। सुरेश ने तीखी और टेढ़ी निगाहों से देख लिया। महिम के कपाल पर पसीने की बूंदें जम आई हैं। क्यों अचला उठकर बाहर गई और अचानक पंखे वाले की दया कैसे हो गई? सारा कुछ लम्हे भर में बिजली की तरह उसके मन में खेल गया और जिस हवा से केदार बाबू खुश हुए थे, उसी हवा से उसका सर्वांग जलने लगा। अचानक वह गला खोलकर बोल उठा। 5 बज गए, और देर करने से ना चलेगा केदार बाबू। केदार बाबू ने बातचीत बंद करके चाय के लिए चीख पुकार मचाई कि बैरा सारा सरंजाम लेकर पहुंचा। सिलाई छोड़कर प्याले में चाय बनाकर पिता और सुरेश की ओर बढ़ाते ही केदार बाबू ने पूछा, तुम नहीं पियोगी बेटा? अचला ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, बड़ी गर्मी है। अचानक महिम पर नजर पड़ते ही वे व्यस्त से होकर बोल उठे, अरे, महिम को नहीं दी, तुम नहीं पियोगे महिम? महिम जवाब दे इसके पहले ही अचला ने मुड़कर उसकी ओर देखकर स्वाभाविक मृदुता से कहा, ना, इतनी गर्मी में तुम चाय मत लो, फिर इस वक्त तो तुम्हें चाय बर्दाश्त भी नहीं होगी। महिम की छाती पर से किसी ने मानो दुर्वह पत्थर का बोझ जादू के बल से उठाकर फेंक दिया। वह बोल ना सका, सिर्फ अव्यक्त विस्मय से एकटक देखता रहा। अचला बोली, जरा देर सब्र करो, मैं लाइम जूस का शरबत बनाकर लाती हूँ, और सम्मति का इंतजार किए बिना ही चली गई। सुरेश एक तरफ को मुंह घुमाकर
चाबी वाले खिलौने सा चाय पीता रहा जरूर, पर चाय की एक एक बूंद उसे बेस्वाद और कड़वी लगने लगी। चाय पीकर केदार बाबू झटपट कपड़े बदल आए। आकर देखा, अचला बैठी बैठी ध्यान से सिलाई कर रही है। उन्होंने आश्चर्य से कहा, बैठी सिलाई ही कर रही हो, तैयार नहीं हुई? अचला ने शांत भाव से कहा, मैं नहीं जाऊंगी। केदार बाबू ने पूछा, नहीं जाओगी? यह कैसी बात? अचला ने कहा, नहीं, आज आप लोग जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कहकर वह जरा हंसी। कुढ़न और क्रोध को दबाकर सुरेश ने कहा, चलिए केदार बाबू, आज हम लोग चलें। उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं, जबरदस्ती से क्या लाभ? उसे देखते ही केदार बाबू उसके अंदर के क्रोध को भांप गए। बेटी से पूछा, तुम्हें कुछ हुआ है? अचला ने कहा, मैं ठीक ही हूँ। सुरेश महिम की तरफ पीठ करके खड़ा था। उसके मुंह के भाव को गौर नहीं किया। बोला, चलिए हम चलें, उन्हें घर में कुछ काम हो सकता है, जोर करके ले जाने की क्या जरूरत है? केदार बाबू ने कठोर स्वर में पूछा, घर में कोई काम है? अचला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। केदार बाबू चिल्ला पड़े, मैं कहता हूँ चल, जिद्दी लड़की। अचला के हाथ की सिलाई छूटकर नीचे गिर गई। वह स्तंभित सी आंखें बड़ी बड़ी करके पहले सुरेश, फिर पिता को ताक कर एकाएक मुंह घुमाकर तेजी से चली गई। सुरेश ने स्याह मुखड़ा लिए कहा, आप तो सब बात में जोर जबरदस्ती करते हैं, मगर मैं अब देर नहीं कर सकता। इजाजत दें तो मैं जाऊं। अपने अभद्र आचरण से केदार बाबू मन ही मन लज्जित हो रहे थे। सुरेश की बात से नाराज हो गए, मगर वह नाराजगी पड़ी महिम पर। वह बहुत ही दुखी और क्षुब्ध होकर उठना ही चाहता था कि केदार बाबू ने कहा, तुम्हें कोई काम है महिम? महिम अपने को जब्त करके उठते हुए बोला, नहीं। केदार बाबू चलने को उद्यत होकर बोले, तो आज हम लोग जरा व्यस्त हैं, फिर कभी आने से। महिम ने बात काट कर कहा, जैसी आज्ञा, आऊंगा, लेकिन आने की कोई आवश्यकता है क्या? सुरेश को बुलाकर केदार बाबू ने कहा, मुझे अपने लिए कोई जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत समझो तो आना, कुछ बातों पर चर्चा की जाएगी। तीनों जने बाहर निकल पड़े। नीचे आकर महिम की तरफ सुरेश ने ताका तक नहीं। वह केदार बाबू को लेकर गाड़ी पर सवार हो गया। कोचवान ने गाड़ी हाँक दी। महिम कुछ ही दूर बढ़ा था कि पीछे से अपने नाम की पुकार सुनकर खड़ा हो गया। देखा, केदार बाबू का बैरा है। वह बेचारा हांफता हुआ उसके पास आया और कागज की एक चिट उसके हाथ पर रख दी। उस पर पेंसिल से सिर्फ अचला लिखा था। बैरा ने कहा, उन्होंने बुलाया है। महिम लौटा। सीढ़ी पर पांव धरते ही देखा, अचला सामने खड़ी है। उसकी लाल आंखों की पलकें अब भी गीली थी। पास जाते ही बोली, तुम क्या अपने कसाई मित्र के हाथों मुझे जिबह के लिए छोड़ गए? जिसने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी कृतज्ञता की, तुम मुझे उसके हाथों छोड़कर कैसे जा रहे हो? और वह झरझर रो पड़ी। महिम काठ का मारा सा खड़ा रहा। 2-1 मिनट में आंखें पोंछकर वह बोली, मुझे शर्माने का समय अब नहीं रहा। तुम्हारा दायां हाथ देखो। और खुद अपना दाहिना हाथ खींचकर उसने अपनी अंगुली से सोने की अंगूठी निकालकर उसे पहना दी। बोली, मैं तो सोच नहीं सकती, अब जो करना है तुम करो। इतना कहकर उसके पांव तक झुककर उसने प्रणाम किया और चली गई। महिम ने भला बुरा कुछ न कहा। बड़ी देर तक रेलिंग पर भार देकर चुप खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे उतरकर चला गया। सांझ के बाद सिर झुकाए जब महिम अपने डेरे की तरफ लौट रहा था, तो उसकी शक्ल देखकर किसी को कुछ कहने की मजाल न थी। उस समय उसका प्राण पीड़ा से बाहर आने के लिए उसी के हृदय की दीवारों को खोद रहा था। कैसे सुरेश वहां पहुंचा? कैसे इतना घनिष्ठ हो गया?
इसका विस्तृत इतिहास अभी उसे मालूम जरूर नहीं हो सका था, लेकिन असली बात अब उसकी अनजानी न थी। केदार बाबू को वह चिंता था। उन्हें जरा रुपए की बू मिली है, वहां से वे सहज ही पलट नहीं सकते, इसमें कोई संदेह नहीं। सुरेश को भी वह छुटपन से बहुत रूपों में देखता आया है। दैवात किसे वह प्यार करता है, उसे पाने के लिए वह क्या नहीं दे सकता, यह कल्पना करना भी मुश्किल है। रुपया तो कोई चीज ही नहीं, यह तो उसके लिए सदा से तुच्छ रहा है। कभी उसी के लिए उसने मुंगेर की गंगा में अपनी जान की भी ममता नहीं की। आज अगर वह किसी दूसरे के प्रेम के प्रबलतर मोह में अपने उसी महिम का ख्याल ना करे, तो वह उसे दोष कैसे दे। फलस्वरूप सारी घटना उसे एक मार्मिक दुर्घटना सी लगने के अलावा उसने किसी को दोष नहीं दिया। लेकिन यह जो इतनी इतनी प्रचंड विरोधी शक्तियां सहसा जाग उठी हैं, इनको रोककर अचला उसके पास लौट सकेगी, यह विश्वास उसे न था। इसलिए अचला की अंतिम बातों, अंतिम आचरण ने क्षण भर के लिए चंचल करने के सिवा उसे कोई भरोसा नहीं दिया। अंगूठी की तरफ बार बार देखकर भी उसे सांत्वना नहीं मिली। फिर भी आखिरी फैसला तो जरूरी ही ठहरा। अपने को इस तरह भुलाकर तो अब एक पल भी नहीं चल सकता। होना है जो सो हो, इसका अंतिम निर्णय वह जरूर ही कर लेगा। यही संकल्प करके वह अपने गरीब छात्रावास में रात के 8 बजे के बाद पहुंचा। दूसरे दिन तीसरे पहर वह केदार बाबू के यहाँ गया तो पता चला अभी अभी वे लोग बाहर चले गए, कहीं न्योता है। उसके दूसरे दिन भी जाने पर भेंट नहीं हुई। बैरा ने कहा, सब बाइस्कोप देखने गए हैं, लौटने में देर होगी। सब कौन, बिना पूछे भी महिम समझ गया। अपमान और अभिमान चाहे जितना बड़ा हो, लगातार 2 दिनों तक निराश लौट आना ही उसके जैसे आदमी के लिए काफी हो सकता था। लेकिन हाथ की अंगूठी ने उसे डेरे पर टिकने नहीं दिया। तीसरे दिन फिर उसे ठेल कर वहां भेजा। आज खबर मिली, बाबू घर में हैं, बैठक में बैठकर चाय पी रहे हैं। महिम को कमरे के पास देखकर केदार बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, आओ महिम। महिम ने हाथ उठाकर नमस्ते किया। वहां से कुछ दूर पर खुले झरोखे के पास एक सोफे पर अगल बगल अचला और सुरेश बैठे थे। अचला की गोद में तस्वीरों की एक भारी किताब थी। दोनों तस्वीरें देख रहे थे। सुरेश ने नजर उठाकर देखा और फिर तस्वीर देखने में मशगूल हो गया। लेकिन अचला ने उलटकर देखा भी नहीं। उसका झुका हुआ मुखड़ा देखा नहीं जा सका, पर वह अपनी किताब के पन्नों पर जिस आग्रह से झुकी थी कि ऐसा सोचना असंगत नहीं कि पिता की आवाज, आगंतुक के पैरों की आहट कुछ भी उसके कानों तक ना पहुंचे। महिम अंदर जाकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। केदार बाबू बड़ी देर तक कुछ ना बोले, थोड़ी थोड़ी करके चाय पीने लगे। प्याला जब खत्म हो चुका और चुप रहना जब निहायत नामुमकिन हो गया, तो प्याले को रखते हुए बोले, तो अब क्या कर रहे हो? कानून का परीक्षा फल निकलने में तो लगता है अभी महीने भर की देर है। महिम सिर्फ बोला, जी हाँ। केदार बाबू बोले, मान लिया कि पास ही कर गए, और पास तुम होंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन कुछ दिन प्रैक्टिस करके कुछ रुपया जमा किए बिना तो और किसी तरफ मन को दौड़ा नहीं सकते। क्या ख्याल है सुरेश? महिम की पारिवारिक हालत तो सुनते हैं अच्छी नहीं है। सुरेश बोला नहीं। महिम जरा धीरे धीरे हंसकर बोला, प्रैक्टिस करने से ही रुपए जमेंगे, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। केदार बाबू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, सो तो नहीं है, ईश्वर की मर्जी। लेकिन कोशिश से असंभव कुछ भी नहीं। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, पुरुष सिंह। तुम्हें वही पुरुष सिंह होना होगा और किसी भी तरफ नजर नहीं रहे, बस उन्नति और उन्नति। उसके बाद घर बसाओ,
जो जी चाहे करो, कोई दोष नहीं, नहीं तो महापाप। कहकर सुरेश की ओर एक बार देखकर बोले, क्यों सुरेश, परिवार को खिला पहना ना सकूं, बच्चों को लिखा पढ़ा ना सकूं, इसी तरह से तो हिंदू लोग जहन्नुम में गए। हम ब्रह्म समाजी भी अगर अच्छा आदर्श ना दिखा पाए तो सचमुच दुनिया के सामने मुंह तक ना दिखा सकूंगा। ठीक है या नहीं? क्यों सुरेश? सुरेश पहले की तरह ही मौन रहा। महिम मन ही मन असहिष्णु होकर बोला, आपके उपदेश को मैं याद रखूंगा, लेकिन आपने क्या मुझे इसी की चर्चा के लिए बुलाया था? केदार बाबू उसके मन की बात समझ गए, बोले, नहीं, और भी बात है, लेकिन कहकर उन्होंने सोफे की तरफ देखा। सुरेश ने खड़े होकर कहा, तो हम लोग उस कमरे में जाकर बैठे। उसने झुककर अचला की गोद से तस्वीर वाली किताब उठा ली। उसका यह इशारा लेकिन अचला के आगे बिल्कुल बेकार हो गया। वह जैसी बैठी रही। उठने का उसमें कोई लक्षण ही ना दिखाई दिया। केदार बाबू ने कहा, तुम दोनों जरा उस कमरे में जाकर बैठो बिटिया, मुझे वहीं से कुछ बात करनी है। अचला ने मुंह उठाकर पिता की ओर देखकर कहा, मैं रहूं बाबूजी? सुरेश ने कहा, ठीक है, ना हो मैं ही जाता हूँ। और एक प्रकार से नाराज होकर हाथ की किताब उसकी गोद में फेंक कर वह जोर से कमरे से निकल गया। इस हुक्म उदूली से बेटी पर केदार बाबू खुश नहीं हुए, यह उन्होंने चेहरे के भाव से साफ बता दिया, मगर जिद भी नहीं की। कुछ देर रंज होकर बैठे रहे, फिर कहा, महिम, तुम यह मत सोचो कि मैं तुमसे ऊबा हुआ हूँ, बल्कि तुम पर मेरी काफी श्रद्धा ही है। तभी एक बंधु की नाई सलाह दे रहा हूँ कि इस समय किसी प्रकार की जिम्मेदारी कंधे पर लाद कर अपने को निकम्मा न बना लो। अपनी तरक्की करो, कृति बनो, फिर यह बोझ लेने का काफी समय मिलेगा। महिम ने मुंह घुमाकर एक बार अचला की ओर देखा। देखते ही उसने नजर झुका ली। इस पर उन्होंने केदार बाबू की ओर देखकर कहा, आपका आदेश सिर आंखों, मगर आपकी बेटी की भी क्या यही राय है? केदार बाबू छूटते ही कह उठे, बेशक, बेशक। जरा देर वे स्थिर रहे और बोले, कम से कम इतना तो निश्चित है कि सारा कुछ जान सुनकर मैं तुम्हारे पल्ले बांध कर बेटी को बहा नहीं दे सकता। महिम ने शांत स्वर से कहा, अंग्रेजों में एक प्रथा है, ऐसी हालत में वे एक दूसरे के लिए इंतजार करते हैं। मैं क्या आपका वही अभिप्राय मानूं? केदार बाबू जल्द से उठे, बोले, सुनो महिम, तुम्हारे सामने शपथ लेने को मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। तुमने हमारे साथ जैसा सुलूक किया है, और कोई बाप होता तो महाभारत मच जाता, पर मैं निहायत शांति चाहने वाला आदमी हूँ। कोई शोरगुल, कोई हंगामा नहीं पसंद करता। जहां तक संभव है, मीठी बातों से ही तुम्हें अपना इरादा बता दिया। अब तुम इंतजार करोगे या नहीं? अंग्रेज लोग क्या करते हैं, इतनी कैफियत से हमें कोई मतलब नहीं। फिर हम अंग्रेज नहीं, बंगाली हैं। लड़की के बड़ी हो जाने से हमें नींद नहीं आती, खाना नहीं रुचता, यह तुम ही क्या नहीं जानते हो? महिम का चेहरा और आंखें सुर्ख हो आई, मगर अपने को जब्त करके उसने धीर भाव से कहा, मैंने ऐसा क्या सुलूक किया कि और कोई होता तो महाभारत मच जाता? यह सवाल मैं आपसे नहीं पूछना चाहता, केवल आपकी बेटी के मुंह से एक बार यह सुनना चाहता हूँ कि उनका भी यही अभिप्राय है या नहीं। और वह खुद उठकर अचला के पास गया, कहा, क्यों, यही तो? अचला ने ना सिर उठाया ना बात की। उमड़ते हुए एक उच्छ्वास को पीकर महिम ने फिर कहा, एकांत में तुम्हारी मंशा जानने पूछने का मुझे मौका नहीं मिला, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उस दिन शाम को सनक में तुम जो कर बैठी थी, उसके लिए भी तुम्हें जिम्मेवार ना बनाऊंगा। सिर्फ एक बार यह कहो कि यह अंगूठी तुम वापस चाहती हो या नहीं? आंधी की तेजी से कमरे के अंदर आकर सुरेश ने कहा, मुझे माफ करना पड़ेगा केदार बाबू, अब एक मिनट भी ठहरने का समय मेरे पास नहीं है।
जो मौजूद थे, सबने अचरज से नजर उठाकर देखा। केदार बाबू ने पूछा, क्यों? सुरेश ने नाटकीय भंगिमा से कहा, नहीं नहीं, मेरी इस गलती के लिए माफी नहीं। मेरा अंतरंग मित्र प्लेग से मरणासन्न है और मैं यहाँ बैठा बैठा नाहक ही समय बर्बाद कर रहा हूँ। केदार बाबू ने घबराकर पूछा, क्या कहते हो सुरेश? प्लेग? तुम वहां जाओगे क्या? सुरेश हंसकर बोला, बेशक, बहुत पहले ही मेरा वहां जाना उचित था। केदार बाबू शंकित होकर बोले, मगर प्लेग है, वे क्या तुम्हारे ऐसे खास आत्मीय हैं? सुरेश ने कहा, आत्मीय? आत्मीय से बहुत बड़ा केदार बाबू। महिम को कटाक्ष करके उसने यही पहली बार बात की। महिम, अपने निश्चित को कल रात से ही प्लेग हुआ है। जिएगा यह आशा नहीं है। तुमसे भी बता देना उचित है। चलोगे उसे देखने? महिम इस निश्चित को पहचान नहीं सका। पूछा, कौन निश्चित? सुरेश उत्तेजित होकर बोल पड़ा, कौन निशित? क्या कह रहे हो महिम? इसी बीच तुम निशित को भूल गए, जिसके साथ तुम सारा सेकंड ईयर पढ़ते रहे? ऐसी आफत की घड़ी में उसे भूल गए? कहकर उसने अचला की तरफ देखकर व्यंग के स्वर में कहा, याद भी क्यों आए, प्लेग है ना? महिम ने इस व्यंग को चुपचाप सहकर पूछा, वे क्या भवानीपुर से आया करते थे? सुरेश ने व्यंग से ही जवाब दिया, हाँ वही। मगर निश्चित तो दो चार थे नहीं कि अब तक तुम्हें याद नहीं आया। पूछता हूँ, चलोगे? अब पहचान कर उसने पूछा, निश्चित इन दिनों कहाँ रहता है? सुरेश बोला, और कहाँ, अपने घर भवानीपुर में। ऐसे आड़े वक्त एक बार उससे मिलना क्या अपना कर्तव्य नहीं लगता तुम्हें? मैं डॉक्टर ठहरा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और वैसे मिताई भूल नहीं गए हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। केदार बाबू, मेरा ख्याल है आप लोगों की बात खत्म हो चुकी। आशा है थोड़ी देर के लिए इसे फुर्सत दे सकेंगे। यह व्यंग किस पर है, समझ न पाने के कारण केदार बाबू कभी महिम और कभी बेटे की ओर उद्विग्न होकर ताकने लगे। अपने धनी भावी दामाद का मान अभिमान किस बात में और कब तुनक पड़ता है, यह वे आज भी समझ न सके। उनके मुंह से बात ना निकली। महिम भी काठ का मारा सा देखता रहा। देखते ही देखते अचला का चेहरा लाल हो उठा। वह धीरे धीरे हाथ वाली किताब को मेज पर रखकर इतनी देर के बाद बोली, तुम्हें तो जाना ही चाहिए, मगर इनकी कानून की किताब में तो प्लेग का निदान नहीं लिखा है। ये किस लिए जाएं? इस एक बार की अप्रत्याशित जवाब से सुरेश अवाक हो गया, मगर दूसरे ही क्षण बोल उठा, मैं वहां डॉक्टरी करने नहीं जा रहा हूँ। उसे डॉक्टरों की कमी नहीं है। मैं जा रहा हूँ मित्र की सेवा करने। मिताई को मैं अपनी जान से भी बड़ा मानता हूँ। एक निष्ठुर हंसी की झलक अचला के होंठों पर झलक आई। बोली, हर आदमी तुम्हारे ही तरह महान होगा ऐसी तो कोई बात नहीं। मिताई का इतना बड़ा बोध उन्हें ना हो तो मैं लज्जा का कारण भी नहीं समझती। जो भी हो, वहां इनका जाना हरगिज ना होगा। सुरेश का चेहरा काला पड़ गया। केदार बाबू शंकित हो उठे, भय से कहने लगे, यह सब तू क्या कह रही है अचला? सुरेश जैसा? सच ही तो, निशित बाबू जैसे। अचला ने टोक कर कहा, निशित बाबू को पहले तो ये पहचान ही नहीं सके, फिर वे डॉक्टर हैं, वे जा सकते हैं, लेकिन दूसरे को नाहक ही मुसीबत में खींच ले जाना क्या? चोट खाने पर सुरेश को होश नहीं रहता। उसने मेज पर जोरों की मुट्ठी मारी और जो मुंह में आया चिल्लाकर वही बोल उठा, मैं डरपोक नहीं, जान को डरता नहीं मैं। महिम की ओर इशारा करके बोला, इस नमक हराम से ही पूछ देखो, दो दो बार मैंने इसे मरने से बचाया या नहीं? अचला ने जोर भरे शब्दों में कहा, नमक हराम ये है? खूब, मगर जिसे एक बार बचाया, कभी जी में आया तो उसका शायद खून भी कर दिया। केदार बाबू किम कर्तव्य विमूढ़ से बोल उठे, रुक भी अचला, ठहरो सुरेश, यह सब क्या है?
सुरेश ने लाल लाल आंखों से केदार बाबू की ओर देखकर कहा, मैं प्लेग के पास जा सकता हूँ, इसमें हर्ज नहीं। महिम की जान ही जान है, मेरी कुछ नहीं। देख लिया ना आपने। लज्जा और क्षोभ से अचला रो पड़ी। रुंधे स्वर में कहने लगी, जो अपनी जान देना चाहते हैं वे दें, मैं रोक नहीं सकती, किंतु जहाँ रोकने का मुझे पूरा अधिकार है वहां मैं जरूर रोकूंगी। मैं इन्हें वैसी जगह हरगिज नहीं जाने दे सकती। कहकर वह वहां से जाने लगी कि केदार बाबू चीख उठे, जा कहाँ रही है अचला। अचला ठिठक गई, बोली, नहीं बाबूजी, रात दिन इतना जुल्म अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, जो बिल्कुल गैर मुमकिन है। प्राण रहते जो मैं कदापि नहीं कर सकूंगी, उसी के लिए तुम लोग रात दिन मुझे बेध रहे हो। उमड़ती हुई रुलाई को दबाती हुई वह कमरे से बाहर चली गई। बूढ़े केदार बाबू हतबुद्धि से जरा देर ताकते रहे, फिर बोले, सब बच्चे से जुटे हैं, यह सब क्या है, कहो तो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग, कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।